और उसके साथ साथ फैक्ट्स जितने भी है वो भी याद रखने हैं। मेंस में कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों चीज़ें चलती है। एक प्रीलिम्स में आप पूरा फैक्ट्स के बेसिस पे प्रश्न पत्र को हल कर लेंगे। वजह यह है कि प्रीलिम्स में उत्तर आपके सामने होता है ना, जो 4 दे रखे हैं उनमें से कोई नहीं कोई उत्तर है, एक तो होगा। कई बार यह होता है कि हम नहीं आते हैं, तुक्का मारते हैं तो भी सही हो जाती है, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में आपको लिखना पड़ेगा चीज़ें, तुक्के वहाँ नहीं मार सकते, वहाँ सारी चीज़ें आपके माइंड में होगी तो लिखेंगे, और उसकी भी कई बार प्रैक्टिस होगी तो मैक्सिमम चीज़ें आप वहाँ डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमारे सिलेबस में केवल 4 बिंदु है। पहला है राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय, इतना ही पढ़ना हमें, लेकिन इनमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। राज्यपाल पढ़ना है तो राज्यपाल पूरा का पूरा पढ़ लेना, ठीक है ना। दूसरा बिंदु है प्रशासनिक व्यवस्था, जिला प्रशासन, कलेक्टर कैसे काम करता है, एसपी कैसे काम करता है, उसके अधीन रेवेन्यू में एसडीएम कैसे काम करते हैं, तहसीलदार कैसे काम करते हैं, पटवारी कैसे काम करते हैं, वो सब चीज़ें हम जिला प्रशासन में पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थान है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार सवाल आता है ना। ये जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तो हो गई ग्रामीण पंचायती राज की, और शहरों में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ये सारे शहरी निकाय के। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए यहां से 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके मेंस में पॉलिटी में भी है, पबेड में नहीं है, उच्च न्यायालय, समझ रहे हैं आप, और स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं। बाकी का पूरा पोर्शन है जो पबेड में है। ये 2 पॉलिटी के हैं और पॉलिटी में ही आपके रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद पिछला जो पेपर आया उसमें से चारों टॉपिक में से सवाल आए हैं, ऐसा नहीं कि एक एक टॉपिक से आए, चारों टॉपिक से सवाल आए, तो हमें पूरी बैलेंस तैयारी करनी है। देखिए हमारे कितने बिंदु है, राज्यपाल 1, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय, इसमें 5 बिंदु पढ़ने हैं हमें। जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं, इसमें 2 बिंदु पढ़ने हैं। उसके बाद संस्थाओं में 5 संस्थाएं हमें पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है। केवल 5 संस्थाएं, कौन कौन सी? आरपीएससी, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग, ठीक है ना। 5 ही पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है, और ये पांचों की पांचों आपके मेंस में भी है, एग्जैक्टली मेंस में भी है, पबेड में। और यहां से भी सवाल आया लोक नीति से। आप में से कोई इंग्लिश मीडियम से है क्या? आपको टर्म की यूज पड़ेगी ना, इंग्लिश टर्म हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। इसमें से आप टर्म पकड़ लेना, सेंटेंस बना देना उस हिसाब से। तो देखिए, और जिनका इंग्लिश मीडियम नहीं है ना, वो भी पेपर को कम से कम उनको इंग्लिश समझ में इतनी तो आनी चाहिए, ताकि क्या है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग का है बहुत अच्छे से हो जाए। कई बार हिंदी का शब्द आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आए, लेकिन इंग्लिश का वर्ड आप पकड़ लेते हो कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है ना। जैसे यूनियन शब्द लिखा है, हिंदी में भी कई बार ऐसे ही लिखा जा सकता है कि यूनियन, है ना। ऐसा यदि यूनियन लिखा हुआ आ गया और इंग्लिश में भी यूनियन लिखा हुआ आ गया, कई बार आ सकता है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको फैमिलियर रहना, ठीक है ना। इंग्लिश से घबराना नहीं है, क्योंकि 80 नंबर की मेंस में इंग्लिश भी है। हाँ, हिंदी मीडियम वाला आपको 720 नंबर का हिंदी में लिखना है, 80 नंबर का इंग्लिश में लिखना है, जो इंग्लिश लैंग्वेज की है, बाकी आपको हिंदी में लिखना है। आप साथ में आपको अगर टर्म याद है और आपकी स्पीड अच्छी है तो आप उसको इंग्लिश में ब्रैकेट में बना के लिख सकते हो, अच्छा एक्सप्रेशन होता है उसका भी। लेकिन उसमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी समस्या रहती है। यदि आपको पूरा पेपर आ रहा है तो आप 2 लैंग्वेज में पेपर लिख ही नहीं सकते। एक लैंग्वेज में लिखने के लिए आपके पास समय कम रहेगा, कि बहुत कम समय है, वहाँ आपको स्पीड भी बढ़ानी है और क्वालिटी भी मेंशन करनी है, कि बिना क्वालिटी के तो कुछ भी लिखो तो वो उतना प्रभावी उत्तर नहीं होता है। और जैसे मान लो अपना उत्तर वहाँ कैसे लोगों से कंपेयर होगा, जो 15 से 20 हज़ार लोग होंगे जिनका बहुत अच्छा अभ्यास है, जिनका जो मतलब क्रीम है, पहले से प्रीलिम्स में एलिमिनेट होकर के आए हैं कि भाई ये लोग, इनके साथ कंपटीशन है, तो अपने उत्तर को तो स्पेशल बनाना ही है। तो वहाँ आपको ग्राफिक डिजाइन वगैरह वगैरह, चार्ट, सब कुछ हम लोग बताएंगे। मैं मेरी भी कॉपीज शेयर करूँगा। मैंने भी आरएस के 3 इंटरव्यू दिए, 2013 में मेरी ग्रेजुएशन हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया। ये सब बातें अपन क्लासरूम में करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कोई सोच के आया है कि मेरा पहला अटेम्प्ट है और मुझे केवल मेंस लिखना है, मुझे केवल प्रयोग के तौर पे मेंस लिखना है, ऐसा दिमाग में ही मत रखना। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो गए। उनका कारण क्या था? उनका अपना प्रॉपर विजन था, ठीक है ना। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे थे, जैसा पिछला जो मार्ग बना हुआ था, जो उनकी तैयारी थी वो एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड थी,
वो लोग ये चाह रहे थे कि भाई कहाँ से सवाल आ रहे हैं, कैसे उनके उत्तर लिख रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की, जो सिलेबस था वही पढ़ा, और उनसे हम आपसे सामने यहाँ ला करके बातचीत बरी करवा देंगे। एक सेशन भी रख देंगे ऐसा कि भाई आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका पहला अटैम्प्ट में कैसे हो गया। तो कोई मायने नहीं रखता है कि आप 3 अटैम्प्ट दिए, 4 अटैम्प्ट दिए, पहला दे रहे हैं, आपकी तैयारी प्रॉपर है, उसी दिन सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम आज पढ़ते हैं राज्यपाल। बात समझ में आ गई। अब मेरे पढ़ाने के कुछ 1-2 बिंदु है। देखिए मित्रों, जब आप लोग पूरा भरोसा करके हमारे पास आ गए तो हमारा भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपना मैक्सिमम डिलीवरी आपको करें। यदि आप लोगों का चयन होता है तो हम अपने पेशे में बहुत सफल होंगे, और यदि आपका चयन नहीं होता है तो आपके साथ साथ ये हमारी भी असफलता है। समझ में आ रही है आपको बात। आप पूरा ट्रस्ट लेकर के हमारे पास आए तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जितना हो सके, जितना हमारे पास है और जितना चाहिए ये एग्जाम क्रैक करने के लिए, उतना हम कहीं से भी ला करके आपको अवेलेबल करवाएंगे। हमारे पास नहीं है तो हम अपने में डेवलप करेंगे, और हमारे पास जितना है उतना आप लोगों को डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। मेरे पढ़ाने के 2-3 बिंदु ये है कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा। आपको इस दौरान कोई भी सवाल समझ में नहीं आए, अपना हाथ खड़ा करके तुरंत पूछ लीजिएगा, कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप मेरी क्लास में कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले पढ़ा दूं कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं राज्यपाल। यह टॉपिक पढ़ाने से पहले संविधान में यह टॉपिक है कहाँ, सीधा राज्यपाल तक आए तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या भला है। तो मैं राज्यपाल तक आने से पहले आपको थोड़ा सा संविधान का परिचय दे दूं कि संविधान का चीजें क्या है। देखिए, संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग। पहले भाग का विषय क्या है? संघ एवं, पीछे तक विजिबल है, देखा जा रहा है पीछे तक, या बड़े लिखूं? ठीक है। अब ये भी पूरा सिस्टमेटिक है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। दूसरा भाग नागरिकता, सिटीजनशिप, 5 से लेकर के 11। तीसरा भाग मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कहां से कहां तक? 12 से लेकर के 35 तक। ये क्या है? सभी अनुच्छेद है ना, मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूं। चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी, कहां से कहां तक? फिर एक और भाग जोड़ा गया बाद में, 4 का मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। कई बार आपने देखा होगा क लिखा है, कई जगह ए लिखा है। तो जब आप इंग्लिश वर्जन फॉलो करते हो तो ABCD चलता है, और हिंदी वर्जन फॉलो करते हो तो क ख। जो 51 ए में लिखा वही 51 क में लिखा वही है, ठीक है ना। भाषा का अंतर है, कोई ज्यादा नहीं। और इसके बाद भाग 5 संघ सरकार या केंद्र सरकार, इसका विषय है। और कहां से कहां तक है? 52 से 151 तक। ये पूरे 5 भाग आपको नरेंद्र सर करवाएंगे। आ गई बात समझ में? और ये 5 भाग में जो विषय है वही आपका प्रीलिम्स में सेंट्रल का पॉलिटी का सिलेबस है, समझ गए ना। वहां आपको उद्देशिका मिलेगी, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, इससे पहले मिलेगा। वहां आपको मूल अधिकार मिलेंगे, नीति निर्देशक तत्व मिलेंगे, मूल कर्तव्य मिलेंगे। उसके बाद संघ सरकार में आपको संघीय कार्यपालिका पढ़नी पड़ेगी। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, है ना, केग, ये सब चीजें होगी। उसके बाद आपको संघ की व्यवस्थापिका पढ़नी पड़ेगी, विधायिका जिसमें संसद होगा, लोकसभा, राज्यसभा, संसद 3 अंग, संसद के 3 अंग होते हैं ना, उन तीनों से मिलके। फिर आपको इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब आपको पढ़ाएंगे नरेंद्र सर। बात समझ में आ गई आपको? इसके आगे का जो पोर्शन है, छठा भाग, वो भाग है राज्य सरकार। अनुच्छेद 152 से 237 तक। ये वाला जो पोर्शन है, इसमें जो आपके सिलेबस में है वो आप मेरे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया कि राज्यपाल हम यहां से शुरू कर रहे हैं संविधान में ना। बात समझ में आ गई ना कि 5 भाग हमने स्किप कर दिए, वो 5 भाग आपके नरेंद्र सर लेंगे, और छठा भाग है वो हम यहां से शुरू करेंगे। अब इस भाग में क्या क्या है देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि जो सिस्टम हमारा संविधान का है वो एक तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था है। किस तरह से? संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरलिज्म सिस्टम है।
यानी कि 2 स्तर पे हमारी सरकार काम करती है। किस स्तर पे? 2 स्तर पे। और इस 2 स्तर पे जो सरकार काम करती है इसे कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। देखिए जब आप मेंस लिखेंगे ना तो उसके सिलेबस में ये है आपके संघात्मक शासन व्यवस्था। तो क्या होती है पहले बताओ संघात्मक शासन व्यवस्था? इसकी कुछ मूलभूत विशेषताएं होती है कि जहां भी फेडरलिज्म सिस्टम होगा वहां शासन के 2 स्तर होंगे। 2 स्तर, जैसे केंद्र का अपना अलग शासन होगा और राज्य का अपना अलग होगा। भारत में भी ऐसा ही है, केंद्र की अपनी अलग सरकार है और राज्य की अपनी अलग सरकार। अब हम पदों की बात करें तो केंद्र स्तर पर जो पद राष्ट्रपति का होता है, राज्य स्तर पर वो का वो पद राज्यपाल के नाम से सृजित किया गया। दोनों की शक्तियों में अंतर है, नियुक्ति में अंतर है, वो सब बातें हम डिस्कस करते रहेंगे। केंद्र में जो संसद बनाई गई है वो का वो राज्य में विधान मंडल बनाया गया है, सभा नहीं, ठीक है ना। अब सभा कैसे अलग है वो देखते हैं। संसद के भी 3 अंग है, विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। संसद में पहला राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा, ठीक है। राज्य में भी सेम टू सेम, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अब आपको विधानसभा और विधानमंडल में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि विधानसभा क्या होती है, विधानमंडल क्या होता है। तो अब देखिए कुछ कुछ बातें राष्ट्रपति की और राज्यपाल की सेम है। जैसे राष्ट्रपति संघ स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो राज्य स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। जो शक्तियां लोकसभा को प्राप्त होती है लगभग वैसी की वैसी शक्तियां विधानसभा को भी प्राप्त होती। जो राज्यसभा को शक्तियां प्राप्त होती है वैसा का वैसा काम विधान परिषद में होता है। लेकिन कुछ बातों में बहुत सारा अंतर भी है। तो ये वाला पोर्शन आपको नरेंद्र सर पढ़ाएंगे, ये वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे। तो अब क्या आपका अनुमति है तो हम लोग राज्यपाल शुरू करें, ठीक है ना। अब जब हम राज्यपाल शुरू कर रहे हैं तो राज्यपाल से संबंधित पहले मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दूं, उसके बाद आप लोगों को लिखना है। जब आप लोग समझे तब आपका पूरा ध्यान यहां पर होना चाहिए ना, पूरा कंसंट्रेशन यहां करोगे, घर जाके रिवीजन करोगे तो चीजें आपको जल्दी से समझ में आएगी। देखिए राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो हम संविधान का भाग 6 पढ़ रहे हैं। कौन सा भाग 6 पढ़ रहे हैं? और इस भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 167 तक, 252 तक तो पूरा भाग छठा है। उस भाग 6 में भी हम जो यहां से यहां तक है वो राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे। आपने संविधान में 3 शब्द सुने होंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या आप में से कोई बता सकता है कि तीनों के क्या क्या काम होते हैं? हाँ, यस, बताइए पीछे। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है, उसको लागू करवाती है। न्यायपालिका ये देखती है कि जो कानून बना है वो विधि के अनुसार है कि नहीं है ना, ये काम देखते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए जो कानून हमारे लिए आवश्यक है, जो जरूरी है, तो वो बनाने का काम किसका है? विधानमंडल का या संसद का काम है। और उनको लागू करवाने का काम किसका? एग्जीक्यूट का, कार्यपालिका का। और वो कानून विधि सम्मत है कि नहीं इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका। तीनों की अलग अलग शक्तियां, ये कार्य विभाजन है। अब देखिए कार्यपालिका हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, तो राज्य की कार्यपालिका में जो शामिल होते हैं वो पहले मैं लिख देता हूं। एक राज्यपाल होता है, दूसरा मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। इसके अलावा राज्य का महाधिवक्ता। तो अब देखिए आपके सिलेबस में इसमें से क्या क्या है? केवल राज्यपाल है और मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद है। उसके बाद सीधा ही विधानसभा आ जाती है और उच्च न्यायालय आ जाता है। तो आपको महाधिवक्ता नहीं पढ़ना है। समझ में आ गई ना बात? महाधिवक्ता आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए आपको नहीं पढ़ना है प्रीलिम्स के हिसाब से। तो अब इस कार्यपालिका में से हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राज्यपाल, ठीक है।
देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में सामान्य जानकारी कि राज्यपाल होता क्या है। कोशिश ये रहेगी कि इस तरह से पढ़े साइंटिफिक तरीके से कि पीछे कुछ भी नहीं रहे। जब सामान्य जानकारी हम लोग पढ़ लेंगे तो राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, किन किन अनुच्छेद में कौन कौन सी बात लिखी गई है जिसका संबंध राज्यपाल से है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है नियुक्ति, फिर कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, यानी कि राज्यपाल की योग्यता क्या होती है ना। जब राज्यपाल बन जाता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है, उसके बाद वो कितने समय तक रहता है, यानी कि उसका कार्यकाल क्या होता है, उसको जब वो कार्यकाल रहता है तो उसको वेतन भत्ते कहाँ से मिलते हैं, कितना उसका वेतन भत्ता होता है, या फिर उसको हटाया कैसे जा सकता है, त्याग पत्र किसको देता है, और उसके बाद उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती है। चीजें कुछ आसान लगी आपको कि ये हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, एक एक बिंदु का मैं आपको डिटेल में लिखवाऊंगा, एक एक बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य जानकारी की। तो देखिए, सामान्य जानकारी में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है ना। तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि जितने भी काम राज्य में किए जाएंगे वो किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से होंगे, इसलिए वो कार्यकारी प्रमुख है। अब यहां से एक बात ये निकल के आ रही है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि राज्य के जितने भी काम होंगे वो राज्यपाल के नाम से होंगे। इसका मतलब है कि राज्यपाल तो हमेशा रहना चाहिए 24/7/365, मतलब राज्यपाल का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। इसका संबंध हम आगे देखेंगे, जब नियुक्ति और कार्यकाल आएगा ना उसमें भी ये चीजें लिखी हुई है। तो पहली बात क्या निकल करके आई कि वह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दूसरा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति में हम देखेंगे, अभी हम सामान्य बात करें, आप लोगों को पता है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो यह केंद्र के एक एजेंट के रूप में भी तो काम करता है, राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट है उसके रूप में भी तो काम करता है। तो दूसरी सामान्य जानकारी निकल करके आ गई कि राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में भी काम करता है। तीसरा, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री कहां, राज्य में, और केंद्र सरकार कहां, दोनों के बीच कड़ी का काम करता है। बात समझ में आ गई। जरूरी नहीं है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार हो, अपोजिशन का हो सकता है, जैसे अभी है, अभी की अपने राज्य की स्थिति क्या है, दोनों अलग अलग पार्टियों की सरकार है, तो यदि उनमें नहीं बनती है तो राज्यपाल उन दोनों के बीच कड़ी का काम भी कर सकता है। तो हम यहां इसके बारे में यह भी बात लिख सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कड़ी का काम भी कर सकता है। अब देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि सारे काम जब राज्यपाल के नाम से हो राज्यपाल करे, लेकिन वास्तविक रूप से राज्यपाल स्वयं ये नहीं करता है, वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर ही काम करता है, और काम करने के लिए वो बाध्य भी है, ठीक है ना। तो हम इसको कह सकते हैं, चौथी बात जो निकल करके आई कि ये राज्य का औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक तो नहीं होता ना, कैसा होता है, ये बातें समझ में आई आपको। चार इसके बारे में हमने सामान्य जानकारी लिखी, तो ये ड्राफ्ट बना लीजिएगा ऐसा ऐसा अपनी कॉपी में, और ये चार बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा। पहले ये राज्यपाल लिख लीजिएगा, इंग्लिश में गवर्नर, है ना, और ये चारों बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं एग्जैक्टली ये सब लिखिए। इसके बाद एक हम लास्ट में और टॉपिक जोड़ेंगे शक्तियों के बाद में, कि राजस्थान के जितने भी राज्यपाल रहे हैं आज तक, उनका कार्यकाल कितना, उनके समय क्या क्या विशेष उपलब्धियां रही, वो सब बातें हम प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। अभी हम प्री कम मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा, यानी कि आप कोई भी एग्जाम दो, राज्यपाल के सवाल आप इससे बाहर नहीं जाने थे, इस उद्देश्य को लेकर के पढ़ रहे हैं। पहले यह ड्राफ्ट बना लो एज इट इज।
लिखने में अभी से थोड़ी सी अपनी स्पीड बना के रखना, ठीक है ना, ताकि आपका अभ्यास हो जाएगा, है ना। अक्षरों के मोड़, उनके ऊपर लाइन, अक्षरों की शुद्धियाँ, शब्द शुद्धि बहुत बहुत मैटर करती है ना। आप ये प्रयास करें कि कोई भी शब्द आप अशुद्ध लिखे ही नहीं, अभी से शुरू कर दें, शुद्ध शब्द ही लिखने का प्रयास करें, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, उसके बाद 1 नंबर हेडिंग डाल के लिखना है सामान्य जानकारी, बहुत नॉर्मल सी। ये बहुत, आप जिस स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे ये सीधा सवाल ऐसा नहीं आने वाला, लेकिन कई बार सवाल पॉलिटिक ऐसे आते हैं कि जैसे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, उसमें आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। पुराने पेपर्स तो आपके पास है, आपके पास 2013 में 2 प्री हुई थी, दोनों पेपर आंसर की सहित 2016 का प्रीलिम्स, 2018 का प्रीलिम्स और 2021 के प्रीलिम्स आपके टेबल पर प्रिंट आउट होने चाहिए। बात समझ में आ गई? 13 की 2, 16, 18, 21 यानी 5 प्री के 750 प्रश्न तो आपकी टेबल पर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सवाल कैसे आ रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों कि सबसे बड़े योद्धा आप ही है ना, तैयारी आप ही को करनी है, इसलिए स्ट्रेटेजी आपकी अपनी होनी चाहिए। किसी को हो सकता है पॉलिटी बहुत अच्छे से आ रही हो लेकिन नंबर नहीं आते, है ना, तो आपको स्ट्रेटेजी आपकी भी रखनी है साथ साथ में कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मुझे करना क्या है। तो ये पेपर्स और सिलेबस, 5 प्री के पेपर है ना, प्रिंट आउट विद आंसर की आरपीसी के साइट पे पढ़े, और आपका सिलेबस। फिर आप अपने आप, जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ाया तो आप जाकर के देखिए कि जो सर ने पढ़ाया उस टाइप के सवाल आते कि नहीं आते, है ना। अंधेरे में तीर नहीं मारना, अपने को जाके देखो तो सही कि किस तरह के सवाल आते हैं, कितने गहन स्तर की तैयारी करनी है। समझ में आ गई? तो अब 1 नंबर हेडिंग डाल के लिखिए सामान्य जानकारी। लिख दिया? लिखो, इसमें लिखने में स्पीड अभी से रखना है आपको, ठीक है ना। कुछ दिनों के लिए हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन स्पीड अगर आपकी अच्छी होगी लिखने की तो आपकी समय की बचत होगी, ठीक है ना। और समय की बचत होगी तो आप पूरा पेपर अटेंड कर पाएंगे मेंस का, ठीक है। लिखिए, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। 2 नंबर, राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। 3 नंबर लिखिए, राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करता है। और चौथा पॉइंट लिखिए, यह कौन? राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता एजेंट, यह केंद्र के अभिकर्ता के रूप में भी काम करता है। अभिकर्ता या एजेंट, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एजेंट, है ना। केंद्र के एजेंट के रूप में भी काम करता है। अब क्यों काम करता है पता है आपको? क्योंकि इसकी नियुक्ति है जो केंद्र द्वारा ही होती है। केंद्र में इसकी नियुक्ति कौन करता है? और ये बात राष्ट्रपति में भी लागू होती कि वो अपनी मर्जी से काम नहीं करता, उसको भी सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। तो हो गई ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम। आपको यहां तक समझ में आ गया? अब मैं आपको एक छोटी सी बात आ गई है तो यहां बता दूं। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि शुद्ध लिखना है,
कॉमाओं का, मात्राओं का, विराम चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है। कैसे फर्क पड़ता है देखिए आप, दो वाक्य लिख रहा हूं, सेम टू सेम वाक्य है, कोई फर्क नहीं है। अब मैं केवल विराम चिन्ह लगा रहा हूं, उसकी कितनी ताकत होती है। रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। अर्थ का अनर्थ हो गया, एक का अर्थ दूसरे का विरोधी हो गया। पहले मैं कह रहा रोको मत, जाने दो, दूसरा क्या कह रहा रोको मत, जाने दो। कितना अर्थ का एक का दूसरा है जो उल्टा हो गया ना। एक में कह रहा रोको मत, तो कितना ताकत हो गई। एक आता है कई बार ये ऐसा लिखा हुआ, और कई बार इसके ऊपर एक बिंदी डाल दी जाती है। दोनों का बहुत फर्क है, एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है ना। एक लड़का है, अनेक लड़के है। ये आपके मेंस में, हिंदी में सिलेबस में भी है ना। हिंदी में सिलेबस में कहाँ है, युग्म शब्दों में। कई बार छोटी मात्राएं बड़ी मात्राओं का भी बहुत फर्क हो जाता है ना। एक मात्रा भोर, दो मात्रा भूर, उसका भी बहुत फर्क हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि अब तक की जो आदत थी अशुद्ध लिखने की, उसको शुद्ध लिखने का प्रयास करें। समझ में आ गई बात आपको। अब आगे चलते हैं। दूसरा हमारा जो बिंदु था वो क्या था, संवैधानिक प्रावधान। अब यहां एक बार फिर ध्यान दो कि कौन कौन से अनुच्छेद है जिनका संबंध राज्यपाल से है। संविधान में क्या क्या प्रावधान है वो राज्यपाल से। तो मैं यहाँ एक तरफ अनुच्छेद लिख रहा हूं और उनके में क्या क्या बातें लिखी हुई है वो लिख रहा हूं। अनुच्छेद 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 200 और इसके साथ एक और लिख रहा हूं मैं 213। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनका संबंध राज्यपाल से। अब आपके सामने एक विकट समस्या हो गई कि सर एक राज्यपाल में जब इतने सारे अनुच्छेद हैं तो क्या सभी याद करने जरूरी है। ये भी बता दूंगा कि सभी यदि याद नहीं हो तो कम से कम ये तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर आप सभी याद कर सकते हो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार में भी आपको पता होगा, एक दो अनुच्छेद तो अभी भी आ रहे होंगे आपको कि ये इसमें हो सकता है। बस एक दो आ रहे हैं, एक दो बार अगली बार पढ़ोगे दो और याद हो जाएंगे, है ना। और इनको पूरी सीक्वेंस से बताऊंगा तो सारे याद हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 153 और ये भाग कहां से शुरू हो रहा है, 152। तो आप कहेंगे कि सर आपने 152 तो मिस कर दिया, 152 में क्या लिखा है। तो जानकारी बता दूं, 152 में क्या है, राज्य की परिभाषा। बहुत बढ़िया, राज्य की परिभाषा की। राज्य सरकार, जब हम जिस चैप्टर का नाम है तो राज्य से मतलब क्या होगा, राज्य क्या है, उसकी परिभाषा लिखी गई है। और उसकी परिभाषा यह लिखी गई है कि राज्य का तात्पर्य वही होगा जो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व में 36 में लिखा गया है। वही जो राज्य का मतलब है वही इसमें मतलब है। तो ये आपके राज्यपाल से संबंधित नहीं है। ध्यान के लिए आप ये रख लो कि अनुच्छेद 152 का संबंध राज्य की परिभाषा से है। देखिए अनुच्छेद 153 समझना है पूरा ना। अनुच्छेद 153 ये कहता है कि राज्यपाल का पद। अब राज्यपाल का पद क्या मतलब है। संविधान में ये बात लिखी हुई है कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या लिखा हुआ अनुच्छेद 153 में, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन इसे बाद में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, और यह व्यवस्था कर दी गई कि एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। देखिए फिर से दोहरा रहा हूं, मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में क्या बात लिखी गई थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में यह व्यवस्था बदल दी गई और कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बात समझ में आ गई।
अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक व्यक्ति एक राज्यपाल है तब तक तो ठीक है कि उसको पेमेंट वगैरह उस राज्यपाल उस राज्य से ही मिलेगा। जब एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए तो उसका वेतन कौन देगा? किस अनुपात में देंगे? बहुत बढ़िया। जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उनके वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं। राष्ट्रपति चाहता है तो 50-50 के अनुपात में, वो चाहता है तो 90-10 के अनुपात में, वो चाहता है तो 70-10 के अनुपात में। ये तय करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। बात समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया। तो ये वाली बात हम लोग लिख देते हैं ना। आगे फिर 154 की तरफ बढ़ेंगे, या पहले एक बात सारा समझा दूं? चलिए समझ लेते हैं। 154 में वही बात कही गई है कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होगी? राज्यपाल में। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगा। 156 में क्या है? कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? 157 में क्या है? योग्यता। कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? 158 में राज्यपाल से संबंधित शर्तें क्या क्या होगी, हम डिस्कस करेंगे एक एक बिंदु पर। ठीक है, अभी तो मैं लिखवा रहा हूं कि क्या क्या है। 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ। किस बात की वो शपथ लेता है, कौन उसे शपथ दिला सकता है। 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। एक एक बिंदु पे हम बहुत डिस्कस करने वाले हैं। अनुच्छेद 200 में क्या है? राज्य विधायिका जब कोई भी बिल बना करके भेजती है तो राज्यपाल के पास क्या क्या पावर्स रहते हैं। वो बिल को लौटा सकता है, बिल पर हस्ताक्षर कर सकता है, अपने हस्ताक्षर रोक सकता है, या फिर वो इस बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ भी रख सकता है। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं, विधायिका द्वारा पारित विधेयक या बिल पर निर्णय या करने की शक्ति है ना। और अनुच्छेद 213 में क्या शक्ति है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब हम चूंकि एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ चुके हैं 153 के बारे में, तो 153 लिख ले पहले, फिर एक एक पे डिस्कस करेंगे, एक एक लिखते जाएंगे। लिखिए अनुच्छेद संवैधानिक, नंबर 2 लगाइए, संवैधानिक प्रावधान। 1 नंबर में हमने क्या लिखा था? सामान्य परिचय। नंबर 2 संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान में आपको एक एक अनुच्छेद और उसका डिटेल में लिखना है। ठीक है ना? सबसे पहले लिखिए अनुच्छेद 153। ऊपर जो पेपर के ऊपर जो हाशिया दे रखा है ना, जगह छोड़ रखी ना, वो जगह भी आपको इस्तेमाल करनी है। वहां ब्रैकेट में लिख लो 152 बराबर राज्य की परिभाषा। जितनी चीजें आप ज्यादा लिखोगे ना और उतने आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है ना? ये चीजें यहां नहीं आ सकती तो क्या आपकी जानकारी के लिए जरूरी है, तो ऊपर जो जगह दे रखी है वो इसीलिए। उन कॉपी वालों को पता था कि भाई बच्चों को ये पेपर आएगा नहीं, सारी चीजें इसमें वो वैसे ही नहीं लिखेंगे, इसलिए उन्होंने जगह छोड़ दी कि भाई ये चीजें होगी वो ऊपर लिखी जाएगी। ठीक है ना? अपनी क्लास में आपको लोड नहीं लेने का बिल्कुल भी, पढ़ने के लिए आए हो पूरे एंटरटेनमेंट और जॉली मूड के साथ पढ़ना। ठीक है ना? बिना दबाव लिए। अपनी अपनी अलग रणनीति चलेगी, जहां भी समझ नहीं आए आप पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम समझ में आ जाए। ठीक है ना? अभी तक की क्लास के अनुसार समझ में आ रहा सबको? अपना ये वे ठीक है ना? ठीक है। लिखिए अनुच्छेद 153। अब लिखिए राज्यपाल का पद। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब यहां नोट डाल के एक बात लिखिए, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अब यहां से एक बात आपके दिमाग में, अपने दिमाग की बत्तियों को थोड़ा सा खुला रखिए कि उस समय किसकी सरकार थी? 1956 में प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 तक रहे थे ना।
तो आपके ध्यान में ये भी आ सकता, अब जरूरी नहीं है कि प्रश्न यहाँ से आए, प्रश्न ऐसे भी बना सकता है कि एक ही व्यक्ति को 2 राज्यपाल बनाने की जो शक्ति संविधान में दी गई थी, उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको चीजें कोरिलेटेड करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। आपको ये बात लिखाई हुई है, लेकिन अरे यार ये तो मुझे ध्यान में नहीं रही, ये तो सर ने लिखाया ही नहीं। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि 1956 में लिखवाया था और यह व्यवस्था तब बदली थी, और तब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे या किसकी पार्टी की सरकार थी। ये चीजें आपको अपने साथ साथ सोचते रहना, ठीक है ना। लिखिए, नोट डाल के लिखिए, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इस व्यवस्था को बदल दिया गया। कौन सी व्यवस्था को? एक व्यक्ति एक राज्यपाल। इस व्यवस्था को बदल दिया गया और एक व्यक्ति को 2 या 2 से, इस व्यवस्था को बदल दिया गया और एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। अब नोट नंबर 2 भी लिखिए, वो इसी से संबंधित है। जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके वेतन भत्तों का निर्धारण, किनके? राज्यपाल के। उनके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और जो लोग घर बैठे हमें देख रहे हैं वो भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखें, अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से रखें। जिन लोगों ने ऑनलाइन कोर्स इसको ले रखा है वो लोग भी बराबर नोट्स बनाते रहें और अपनी तैयारी को घर से बैठ के बहुत पुख्ता करते रहें, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अनुच्छेद 153 पूरा का पूरा समझ में आ गया? क्या लिखा गया है थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि राज्यपाल के पद की व्यवस्था थी, एक व्यक्ति को एक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता था और इस व्यवस्था को बदल दिया गया। कब बदला गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसको बदल दिया गया। अब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कई बार हमने देखा कि राजस्थान के राज्यपाल है, उनको साथ साथ में हिमाचल प्रदेश का भी अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है। तो यह व्यवस्था उसके बाद से ही शुरू हुई। और जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनका वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लिखिए, अनुच्छेद 154 संवैधानिक प्रावधानों में अगला बिंदु लिखिए, आर्टिकल 154। इसमें लिखिए, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। टोटल एग्जीक्यूटिव पावर जितने भी होंगे किसके नाम से होंगे? गवर्नर के नाम से, ठीक है ना। अब यहां 2-3 बातें आपको इसके साथ ही समझ लेनी है कि राज्यपाल में निहित होने का मतलब क्या, कि जितने भी कार्यकारी काम होंगे किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के। कोई भी अधिनियम, कोई भी विधेयक, अधिनियम तब तक नहीं बनेगा जब तक उस पर राज्यपाल अपने हस्ताक्षर नहीं कर देते। इसमें और समझने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये हमने पहले सामान्य जानकारी में भी चीजें लिख चुके हैं। अगला लिखिए, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति।
कौन करता है? हाँ, तो लिखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब देखिए यहां थोड़ा सा पेन डाउन करके समझने की चीज है कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है, इसका मतलब दो तीन बातें समझ में आ गई कि राज्यपाल न तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, न ही जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अब जब राज्यपाल, आपको कई बार यह लगता होगा कि राज्यपाल का भी निर्वाचन होना चाहिए जनता द्वारा, जबकि वो हमारा संवैधानिक भाई राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख है, तो वो केंद्र द्वारा क्यों नियुक्त होना चाहिए? अपने अपना दिमाग लगाओ, बताओ देखो मुझे कि उसका निर्वाचन क्यों नहीं हुआ, बताओ। हाँ पीछे, दो सरकारें बन जाएगी, मतलब जनता के दो प्रतिनिधि हो जाएंगे, है ना, एक मुख्यमंत्री वाला और एक राज्यपाल वाला। बहुत बढ़िया। दूसरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ सेकंड, ये भी बहुत बढ़िया, विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाएगी जब एक ही राज्य में सत्ता के दो केंद्र हो जाएंगे। तीसरा जो हमने अभी देखा कि, हाँ बताइए और कुछ। उसमें लिखा गया है कि एक ही राज्यपाल मतलब दो राज्यों का हो सकता है। हाँ, मतलब एक ही व्यक्ति की नियुक्ति या निर्वाचन के लिए दो अलग अलग राज्यों से मतलब चुनाव। ये भी है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि राज्यपाल की नियुक्ति क्यों होती है, निर्वाचन क्यों नहीं होता उसका? जैसे हम लोग अपने सांसद और विधायक चुनते हैं, वैसे हमें राज्यपाल भी चुनना चाहिए, और कुछ देशों में ये ऐसा हो भी रहा है, तो हमने भारत में क्यों नहीं लिया? देखिए हमारे संविधान की मूल व्यवस्था है संघीय शासन व्यवस्था, है ना। संघीय शासन व्यवस्थाओं में राज्य स्तर पर एक ही सरकार हो सकती है ना, और एक सरकार हमने पहले से निर्वाचित कर रखी है, तो राज्यपाल के निर्वाचन का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात वो बताइए कि सत्ता के दो केंद्र हो जाएंगे, है ना, और इस पर अनावश्यक रूप से धन व्यय होगा। संघीय व्यवस्था की एक यह भी व्यवस्था है कि केंद्र और राज्य समन्वय से काम करें, और वो समन्वय करता व्यक्ति कौन है? राज्यपाल। अमेरिका में अभी भी राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, लेकिन भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था की कनाडाई मॉडल को अपनाया है। कनाडा में जो सिस्टम है उसको हमने फॉलो किया है, तो वहां पर राज्यपाल है जो सेंट्रल द्वारा नियुक्त होता है, हमने भी ऐसा ही किया और यह सही भी है। अब आपको एक प्रश्न ये भी आना चाहिए कि कई बार हमने देखा कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का कारण भी बन जाता राज्यपाल, है ना। ये भी अपने दिमाग में आना चाहिए मेंस के लिए कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का केंद्र बिंदु भी बन जाता है। तो क्या राज्यपाल की नियुक्ति के समय केंद्र सरकार को उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए? लेकिन संविधान में तो ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं, इसीलिए ही विवाद के प्रमुख बिंदु बन जाते हैं कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके ही किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करे। इसको लेकर के दो आयोग बने, रणजीत सिंह सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों की सिफारिश के लिए। उस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि कम से कम एक बार राज्य के मुख्यमंत्री से इस संबंध में परामर्श ले लेना चाहिए। उसके बाद पुंछी आयोग बना, मदन मोहन पुंछी आयोग, उसने भी रिकमेंड किया, लेकिन अभी तक उनकी सिफारिशों को केंद्र सरकार ने माना नहीं है, और संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करे तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले, कोई आवश्यक नहीं है। समझ में आ गई बात आपको? कैसे मेंस में क्वेश्चन कैसे आ जाए ये बताओ आप, कि ये प्रश्न आ जाए, फिर मैं उत्तर बताता हूँ, उसकी फ्रेमिंग करते हैं। देखिए पहली बात तो मेंस में ऐसा कोई सवाल नहीं आता जिसमें आपको सीधा सीधा आपका ओपिनियन पूछा जाए। सवाल थोड़े से टेढ़े आते हैं, लेकिन पूछा वही जाता जो चीजें है। उसमें यह लिखा जाएगा कि क्या आपको लगता है कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का बिंदु बन गया? तो आपको दोनों पॉइंट लिखने हैं। पहले पॉजिटिव से शुरुआत करनी है कि राज्यपाल, चूंकि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है, इसमें केंद्र और राज्यों में समन्वय जरूरी है, इसलिए राज्यपाल का पद जरूरी है ना, वरना राज्य स्वतंत्र इकाई हो जाएंगे और ऐसा संघात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा के विरुद्ध होगा। दूसरा, इसका नेगेटिव यह भी लिखना है लास्ट की दो लाइनों में, चूंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर के उस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। यदि ऐसा होता तो गतिरोध की स्थिति है वो बहुत कम हो सकती है। तो कंक्लूजन हम दोनों बातें हमें लिखनी पड़ती है।
बात समझ में आ गई? ये वो डिमांड क्या, क्वेश्चन क्या डिमांड करता है वो ही लिखना है। हमें क्या आता है वो नहीं लिखना है। हमें क्या आता है ये कहाँ लिखना है? बीए के एग्जाम में कि सर हमें इतना आता है ना। आपने इतना पूछा लेकिन हमें इतना आता है। आपने 15 शब्द पूछे लेकिन हमें इस बारे में 1 पेज आता है पूरा पूरा। आपने 100 शब्दों में पूछा, हमें 500 शब्द आते हैं इसके बारे में। लेकिन आरएस मैथ्स में इसका उल्टा है कि हमें सर 500 शब्द आते हैं लेकिन जो आपने 15 पूछे वो मैं 15 ही बता रहा हूँ। हाँ ठीक है ना। तो नियुक्ति को लेकर के लिखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लिख दिया? इसके आगे लिखिए, नोट डाल के एक बिंदु आपके समझने के लिए लिख दीजिएगा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यस कमेंट। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। समझ में आ गई बात? संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर के राज्यपाल की नियुक्ति ये जो राष्ट्रपति करें। यहाँ आप 2 बिंदु ये भी डाल दीजिएगा कि सरकारी आयोग एवं पुंछी आयोग लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, शॉर्ट नोट्स ऐसे लिख लीजिएगा कि इससे संबंधित। हालांकि ये दोनों आयोग आपको बहुत विस्तार से बताए जाएंगे कि सरकारी आयोग कब बना, क्या इसने सिफारिश की, कौन कौन सी सिफारिशें मानी गई। जब हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे ना तो सारे आयोग बताए जाएंगे। यहां तो आप 2 बिंदु डाल के लिख लीजिएगा कि सरकारी आयोग और दूसरा लिख लीजिएगा पुंछी आयोग। रणजीत सिंह सरकारिया, आरएस सरकारिया और मदन मोहन पुंछी, एमएम पुंछी, दोनों आयोग के बारे में डिटेल अलग से पूरी करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ इसलिए मेंशन करना जरूरी है कि इनका संबंध राज्यपाल से भी है, क्योंकि हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित चीजें ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब केंद्र राज्य संबंध आएगा तब हम इन आयोग को बहुत डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो नियुक्ति से संबंधित बातें क्लियर हो गई। अभी तक जो लिखा उसे 1 मिनट में क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। अभी तक जो भी राज्यपाल से संबंधित लिखा उसको 1 मिनट में पढ़ लीजिएगा। हाँ बताइए आप। आयोग है ये, आयोग। क्या विवाद किस पे? नहीं नहीं, केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है इसका देखिए, इसका संबंध वहां से भी है जहां शक्तियों का विभाजन है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है ना। तो कई बिंदुओं पर केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो जाते हैं। उन विवादों का सॉल्यूशन करने के लिए ये आयोग बनाए गए थे, कमीशन बनाए गए थे, ठीक है ना। इनकी अध्यक्षता में सरकारिया, आरएस सरकारिया नाम है, रणजीत सिंह सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में ये आयोग बनाए गए थे और मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में ये आयोग बनाए गए थे। तो इन्होंने सिफारिश की थी केंद्र सरकार को कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को कम करने के लिए इस तरह से किया जाए। बहुत सारी सिफारिशें की थी। क्या क्या? जैसे राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, उससे संबंधित भी शिकायत की थी। राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित भी शिकायत की थी। अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो आईएएस है ना, उनसे संबंधित भी की थी सिफारिशें। तो बहुत सारी सिफारिशें की थी, वो हम इन आयोग में पढ़ेंगे। उनमें से एक सिफारिश ये थी कि भाई इन्होंने कहा था कि राज्यपाल की जब भी नियुक्ति हो तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए, लेकिन इस सिफारिश को माना नहीं गया, ठीक है ना। राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य से ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ लिया एक बार, जो भी पीछे लिखा है वो। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 156 लिखिए, आर्टिकल 156। किसी भी व्यक्ति की कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है, ठीक है। आप भी बन सकते हो महामहिम हमारे आईएएस।
राष्ट्रपति की स्वविवेकीय कुछ शक्तियां भी है, वो सर आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति अपने विवेक से कौन कौन से काम कर सकता है। राज्यपाल भी स्वविवेक से काम कर सकता है, वो हम यहाँ राज्यपाल में पढ़ेंगे। शक्तियाँ आई ना, लास्ट में राज्यपाल की शक्तियाँ आई ना, उन शक्तियों में भी हम डिवाइड करेंगे कि राज्यपाल की कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी है, वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी है, न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी है, उसके बाद स्वविवेकीय शक्तियाँ कौन कौन सी, उसमें पढ़ेंगे, है ना। जैसे आपने पूछा फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आगे शक्तियाँ पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एलोबरेट करेंगे, क्योंकि अभी चीज़ें मिक्स हो जाएगी नहीं तो, है ना। आगे लिखिए, पढ़ लिया ना आपका, इसलिए पढ़ाया कि आपका लिखा हुआ आप वापस पढ़ तो सकते हो ना, ऐसे नहीं कि मैंने लिखा और मैं वापस पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, कम से कम आपको समझ में आए इसलिए मैंने वापस पढ़वाया। आगे लिखिए, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। बोर तो नहीं हो रहे हो ना, है ना। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है कार्यकाल? एक एक करके बोलो। हाँ यस, पीछे लास्ट। तो क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो 15 साल तक रह सकता है? ठीक है, एक बिंदु आया, आगे यस, सामान्यतः 5 साल तक। लेकिन दोनों बातें एक ही लाइन में लिखी हुई है कि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से करें कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसको 5 साल से पहले भी हटा सकता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो अधिकतम कितना रह सकता है, और कब से? पद ग्रहण की तिथि से, नियुक्ति से नहीं, नियुक्ति दिनांक से नहीं, जब वो पद ग्रहण करे उस तिथि से वो 5 साल तक राज्य का राज्यपाल रहता है। तो आप एक बात ये बताओ कि एक व्यक्ति ए, उसको राज्यपाल बना दिया गया और 3 साल बाद उसका किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया गया, तो दूसरे राज्य में कितने साल तक रहेगा? 2 साल तक, अपनी शेष अवधि तक वो रहेगा, ठीक है ना। अब क्या किसी भी व्यक्ति को 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है, ठीक है ना। उसको राज्यपाल के पद से सेवा मुक्त भी किया जा सकता है, उसका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। क्या किसी भी व्यक्ति को 5 साल से अधिक भी राज्यपाल रख सकते हैं? रख सकते हैं, जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाए तब तक। वो एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसमें वो अपने 5 साल की सेवा से भी अधिक समय तक अपने पद पर बना रह सकता। ऐसा क्यों? हमने अनुच्छेद 154 में पढ़ा कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियों में वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और हर समय एक न एक व्यक्ति राज्यपाल रहना चाहिए, यानी कि राज्यपाल का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। इसलिए जरूरी है कि यदि उसका उत्तराधिकारी नहीं चयन किया जाए तो एक व्यक्ति को 5 साल से ज्यादा भी राज्यपाल के पद पर रह सकता है, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है, ठीक है। तो लिखिए कार्यकाल में, लिखिए पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब आपके एक बात यह आ जाए कि सर एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ऑप्शन यह भी आ जाए कि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, ऑप्शन यह भी आ जाए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, बाकी 2 कोई भी ऑप्शन आए वो सही नहीं है, ठीक है ना, कि 4 वर्ष और 6 वर्ष ये मान लो, तो क्या करेंगे? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, समझ में ना, ये चीज लिखनी है। हाँ, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये है कि वो उसे को 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है, ठीक है ना। अगर ऐसा सवाल आएगा तो पहली बात तो उस पर आपत्ति लगेगी और आरपीए से डिलीट कर देगी, नहीं करेगी। अब अपनी ऐसी संकट आ गए कि एक का तो चयन करना ही है, तो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष वाले को राइट करके आ जाइएगा, ठीक है ना। यस, हाँ, प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति की प्रसाद बनी रहती है, कृपा बनी रहती है, तब तक वो राज्यपाल रहता है। अधिकतम तो नहीं, अधिकतम में फिर कार्यकाल वाला आ जाता है कि भाई 5 साल बाद उसका टेन्योर पूरा होगा, उसको सेवा से विमुक्त होना होगा, और कंडीशन ये आ जाएगी कि कोई राज्यपाल नया नियुक्त नहीं होगा तो वो कंटिन्यू करेगा, सस्टेन रहेगा, नहीं तो वो रिलीव हो जाएंगे।
हाँ, एक व्यक्ति को 2 बार क्या कई बार भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एक व्यक्ति कितनी बार राज्यपाल बनेगा। इस संबंध में संविधान मौन है, कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, हाँ, दूसरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा उसका, फिर से पद ग्रहण करेगा, फिर से 5 साल शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, वो दूसरा कार्यकाल के लिए। तो एक व्यक्ति को कितने समय तक, एक व्यक्ति कितनी बार राज्यपाल बन सकता है, कितनी भी बार बन सकता है, इस संबंध में संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। कोई भी सीमा तय नहीं की गई है कि एक व्यक्ति कितनी बार है जो राज्यपाल बन सकता है। वो 2 बार लगातार भी बन सकता है, एक कार्यकाल पूरा करके कुछ समय रुक करके फिर राज्यपाल बन सकता है। ठीक है ना, ऐसा संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। राज्यपाल का कार्यकाल कभी नहीं बढ़ता, 5 साल ही होता है फिक्स। कार्यकाल एक ही कंडीशन में बढ़ता है कि जिस राज्य का वो राज्यपाल है उसका नया राज्यपाल नहीं नियुक्त किया गया तो उसके कार्यकाल 5 वर्ष से भी अधिक समय तक रहता है। ठीक है, लिखिए कार्यकाल में पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब इसकी व्याख्या में लिखिए, राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले भी, राष्ट्रपति चाहें तो राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले भी हटा सकते हैं, कौमा स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में उनका तबादला भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति चाहें तो 5 वर्ष से पहले उन्हें हटा सकते हैं, कौमा स्थानांतरण कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। और एक प्रैक्टिकल बात यह भी है कि आपको अगर उनका स्थानांतरण होता है तो वो अपनी शेष अवधि के लिए अगले राज्य के कार्यपाल रहेंगे। ठीक है ना, दोनों राज्य का कार्यकाल मिला करके भी 5 वर्ष होगा। ऐसा नहीं कि नए राज्य में गए तो फिर से 5 वर्ष शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको। अब नोट डाल के एक बिंदु लिखिए, यदि राज्यपाल का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो या यदि राज्यपाल का उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया गया हो और राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने वाला हो, चयन का मतलब उसकी नियुक्ति नहीं की गई हो, उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं निकला हो, तो ऐसी स्थिति में एकमात्र कंडीशन आई है। ठीक है ना, ऐसी स्थिति में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष से भी अधिक हो सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष से भी अधिक हो सकता है। समझ में आ गई बात आपको। अब एक नियुक्ति जब हमने देखी थी ना पिछले राष्ट्रपति वाली नियुक्ति, उसमें एक बात यह भी लिख लीजिएगा कि इसकी नियुक्ति जब भी राष्ट्रपति करता है ना तो कैसे करता है, एक वारंट द्वारा करता है, एक आज्ञा पत्र होता है जिसपे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है ना, तो वो नियुक्ति वाले में बात में एक लिख लीजिएगा, पिछले वाला पॉइंट है ना नियुक्ति, उसमें लिख लीजिएगा वारंट द्वारा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाले एक आज्ञा पत्र द्वारा उसकी नियुक्ति होती है, जब तक उसका नया उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाए। अधिकतम किस बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा है कि अधिकतम इतना रहेगा। नए उत्तराधिकारी नियुक्त 1 दिन में होगा तो उसका कार्यकाल 1 दिन बाद ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि ऐसा कभी हो गया तो ये एक प्रावधान किया गया है, बाकी पहले ही नियुक्त कर दिया जाता नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अब देखिए, हमने नियुक्ति में देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाले एक वारंट के माध्यम से करता है। तो यहाँ एक बिंदु और लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ऐसे कौन कौन से अधिकारी है, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति वारंट द्वारा करता है। तो एक तो राज्यपाल हो गए, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश, उनकी जितने भी हाई कोर्ट्स है, राज्यों के उच्च न्यायालय है, उनके न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, उन सब की नियुक्ति। और भारत का केग, CAG नाम तो सुना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी नियुक्ति जब भी राष्ट्रपति करेगा तो एक वारंट द्वारा करेगा।
तो जो ऊपर जगह बची है उसमें लिख लीजिएगा राष्ट्रपति के वारंट द्वारा नियुक्ति। एडिशनल के लिए है ना, आपको एक्स्ट्रा के लिए लिखवा रहा हूं। हाँ, राष्ट्रपति के वारंट द्वारा नियुक्ति लिख लो, ये पद है, इन पदों पर जिनकी भी नियुक्ति होगी उनकी, है ना। राष्ट्रपति के वारंट द्वारा नियुक्ति, नंबर 1 डाल के लिख लीजिएगा राज्यपाल। शॉर्ट्स में लिख लीजिएगा, आपको याद रहे, है ना, राज्यपाल। जब भी आप सुप्रीम कोर्ट लिखो तो आप इसको SC लिख सकते हो समझने के लिए, हाई कोर्ट लिख ले हो ऑब्लिक SC लिख सकते हो, समझ गए ना। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पूरा लिखो, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उससे बढ़िया नोट्स में ये चीजें लिख लो के न्यायाधीश। हाँ, नियुक्ति इन दोनों की ही राष्ट्रपति ही करता है। जब आपको सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाएंगे और मैं आपको उच्च न्यायालय पढ़ाऊंगा तो नियुक्ति की पूरी प्रोसेसिंग हम उसमें देखेंगे, ठीक है ना। दोनों मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने वारंट द्वारा करता है। तो 2 बिंदु हो गए, पहला राज्यपाल, दूसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस सभी अन्य न्यायाधीश, मतलब हम इसको कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश। नंबर 3 CAG, केग, इसको कई बार हिंदी में ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है आपके, केग, ठीक है, तो भी वही मतलब है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का सबसे बड़ा जो अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, भारत सरकार के खर्चों का हिसाब किताब रखता है वो। आगे हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक केग का ही लिखा हुआ, ठीक है ना, वो आपको सर पढ़ाएंगे। तो ये नियुक्ति वाले में हो गया, ठीक है ना। अब हमने देखो पद देख लिया, कार्यपालिका की समझशक्ति देख ली, नियुक्ति देख ली, कार्यकाल देख लिया, है ना। अब राज्यपाल की योग्यता लिखिए, योग्यता, टाइम हो गया क्या? तो योग्यता कल करें। अभी तक आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई? 1 मिनट में इन सब चीजों को वापस से पढ़ लीजिएगा। ये अभी जो पढ़ रहे हो ना आप, ये अभी देखो, जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा मारना चाहिए ना, तो अभी पॉलिटिकली माइंड गर्म है तो अभी हथौड़ा मारो एक बार। और ये ट्रिक आप हर क्लास के बाद कर लेना, क्लास में जो भी पढ़ा है ना 1-2 मिनट के बाद क्विक रिवीजन कर लेना। अभी जो चीजें आपको याद रहेगी ना वो लंबे टाइम तक रहेगी। थैंक यू, कल कंटिन्यू करते हैं। यदि अपनी क्लास 2 घंटे कर दी जाए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपको, है ना। इसमें क्या एक फ्लो बनता है, जैसे अभी आप लोगों का मन होता है कि भाई संवैधानिक प्रावधान कम से कम पूरे हो जाए एक बार, है ना। तो कल हम, कोई बात नहीं, जब भी अपनी क्लास होगी, कल तो है ही नेक्स्ट क्लास, तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। जब संवैधानिक प्रावधान पूरा हो जाएगा तब हम तीसरी बात पे आएंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए। थैंक यू।